नमस्कार, मैं डॉक्टर BL धंदे, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल की। इससे पहले हमने 2 वीडियो आपके सम्मुख रखे थे, जिनमें पहली कक्षा थी हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा और दूसरी कक्षा थी काल विभाजन एवं नामकरण। दोनों कक्षाएं स्लाइड के माध्यम से आपके साथ साझा की थी। आज बोर्ड के माध्यम से आपको बताएंगे आदिकाल के संबंध में। आज की कक्षा से पहले आपको बताना चाहें, आदिकाल का आज हम समेकित रूप से अध्ययन करेंगे, यानी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए या किसी अन्य अकादमिक स्तर के लिए आदिकाल को कैसे तैयार करना है उस संबंध में बात करेंगे। और यह भी देखेंगे कि आदिकाल का साहित्य कैसा है, किस भाषा में लिखा गया है, आदिकाल के साहित्य की क्या विशेषताएं हैं। आज हम व्यापक रूप में समेकित रूप में आदिकाल को देखेंगे और फिर आगामी कक्षाओं में आदिकाल के अंदर टॉपिक वार हम जो है सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम आदिकाल को पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है काल विभाजन नामकरण को लेकर। आदिकाल का काल विभाजन साहित्य इतिहासकारों ने किस प्रकार से किया है और आदिकाल के नामकरण को लेकर के भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इस टॉपिक पर हम पहले स्लाइड वाली कक्षाओं में बात कर चुके हैं। अब यहाँ जब हम आदिकाल पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न होता है आदिकाल का या हिंदी का प्रथम कवि कौन है। किस आलोचक ने किस कवि को प्रथम कवि माना है और हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो इस पे हम बात करेंगे। ये आपको पहले बता ही दिया कि आदिकाल का नामकरण काल विभाजन हम पढ़ चुके हैं। हिंदी का प्रथम कवि कौन, हिंदी के प्रथम कवि को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं। अगर हम शिव सिंह सेंगर की बात करें, जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा, वे हिंदी का प्रथम कवि पुंड या पुष्य को मानते हैं। वे कहते हैं पुंड या पुष्य नाम के कवि थे जो हिंदी के प्रथम कवि हैं। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि मुंज को माना है। वे अपने हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रारंभ में लिखते हैं मुंज व भोज से लेकर, यानी मुंज को वो पहले रखते हैं। इसी तरह से उनके समकालीन डॉक्टर रामकुमार वर्मा हुए, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा और उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, स्वयंभू को माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू है, जो जैन साहित्य में पढ़े जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को मानते हैं, जिन्होंने संदेश रासक लिखा था। वे कहते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि अब्दुल रहमान थे। इसी तरह से हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं हिंदी के प्रथम कवि कौन है, शालिभद्र सूरी है। उन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जिन्होंने भारतेश्वर बाहुबली रास लिखा है। ये भी जैन परंपरा में पढ़े जाते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को मानते हैं। वे कहते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि विद्यापति हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने जैन परंपरा में स्वयंभू का नाम लिया है। वो कहते हैं कि जैन परंपरा में स्वयंभू है, लेकिन हिंदी के प्रथम कवि विद्यापति हैं। फिर बात आती है राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, सरहपा को माना है। और ये प्रश्न प्राय पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं। तार्किक रूप से अगर पूछा जाए
कि हिंदी के प्रथम कवि तार्किक दृष्टि से कौन है, तो वो है सरपा। लेकिन किसी आलोचक का नाम लेकर के प्रश्न पूछा जाता है तो हमें ये उत्तर देना है शिव सिंह सेंगर पुण्य पुष्य को मानते हैं, आचार्य शुक्ल मुंज को मानते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, आचार्य द्विवेदी अब्दुल रहमान को मानते हैं, गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति को मानते हैं, और राहुल साकृत्यायन हिंदी का पहला कवि सरपा को मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में इसका विवेचन किया गया है और वो कहते हैं कि तार्किक रूप से हिंदी के प्रथम कवि सरपा है, और सरपा जी जो शुरुआत हुई वो हिंदी साहित्य में आगे चलती रही। तो इस तरह से हिंदी के प्रथम कवि सरपा हुए। अब आगे आता है हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना के संबंध में हिंदी की प्रथम रचना देवसेन कृत श्रावकाचार को माना जाता है, जो 933 ईस्वी में लिखी गई, जिसमें 250 दोहों में श्रावक ग्रस्त धर्म का वर्णन है और वह प्रबंध रूप में लिखी गई है। उसके बाद में आदिकाल की परिस्थितियाँ, आदिकाल की प्रवृत्तियों को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाता है। परिस्थितियों में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक, इनको लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। अकादमिक स्तर पर ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रवृत्तियों को लेकर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ कैसी रही है? आदिकाल का साहित्य संक्रमणकालीन साहित्य है। इसमें संस्कृत प्राकृत में भी लिखा जा रहा था और अपभ्रंश मुख्य भाषा थी ही, क्योंकि आपका जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य पूरा अपभ्रंश में लिखा गया। रासो साहित्य में भी कुछ रचनाएं अपभ्रंश में लिखी गई है। और एक प्रवृत्ति है क्रमात्मक प्रवृत्त्यात्मक विकास, यानी जिन प्रवृत्तियों का यहाँ शुरुआत हुई, विकास हुआ, वो आगे चलता रहा, चाहे वो कथानक रूढ़ियाँ हो, षट ऋतु वर्णन हो या भाषा को लेकर हो। तो इस तरह से, और आदिकाल की जो एक प्रमुख प्रवृत्ति है विविधता का साहित्य, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। आदिकाल का साहित्य कैसा है? विविधता का साहित्य है। विविधता का साहित्य, विविधता का साहित्य से हमारा तात्पर्य है कि आदिकाल में भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य लिखा गया है। जैन साहित्य पढ़ते हैं, सिद्ध साहित्य पढ़ते हैं, नाथ साहित्य पढ़ते हैं, रासो साहित्य, लोक साहित्य और जैन आपका गद्य साहित्य। तो आपके आदिकाल का साहित्य कैसा? विविधता का साहित्य है। कैसे? सारणी से आप देखें। आपका सबसे पहले आप लीजिए जैन साहित्य को लीजिए, उसके बाद में आपका सिद्ध साहित्य लीजिए, सिद्धों के बाद में कौन हुए? नाथ हुए, नाथ साहित्य, और नाथों के बाद में कौन हुए? आपका समय उनका लगभग बराबर है, रासो साहित्य। रासो के बाद में आपका लोक साहित्य देखा जाता है, और लोक साहित्य के बाद में आपका गद्य साहित्य। तो हम कह सकते हैं कि आदिकाल का साहित्य विविधता का साहित्य है। और आदिकाल में भाषा की दृष्टि से देखें तो अपभ्रंश में साहित्य लिखा गया, डिंगल पिंगल शैली में साहित्य लिखा गया, और कुछ रचना मैथिली राजस्थानी में भी मिलती हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे जैन साहित्य की। ध्यान दें, मैंने आपको पहले भी बताया कि आज हम समेकित रूप से ले रहे हैं कि आदिकाल का साहित्य कैसा है और उसे किस रूप में पढ़ना है, और अलग अलग रूपों में जैन साहित्य का, सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, रासो साहित्य का और लोक साहित्य, गद्य साहित्य का सूक्ष्म अध्ययन हम आगामी कक्षाओं में अलग से करेंगे। आज हम सामान्य रूप से देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जैन साहित्य की। अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य आपके पश्चिमी भारत में, और पश्चिमी भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक लिखा गया है। समय इनका भी 8वीं से 12वीं 13वीं शताब्दी माना जाता है। जो जैन कवि या जैन आचार्य थे, उन्हें व्यापारियों का आश्रय मिला, और इस तरह से इन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखा है। जैन साहित्य जो भी मिलता है अपभ्रंश भाषा में मिलता है। और जैन साहित्य में जो 2-3 बड़े नाम हैं, स्वयंभू है, स्वयंभू की रचनाओं को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, या स्वयंभू के समय को लेकर पूछा जा सकता है। स्वयंभू के संबंध में किस आलोचक ने क्या टिप्पणी की है,
इसे लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वयंभू लगभग 8वीं शताब्दी में हुए हैं और अपभ्रंश में लिखते हैं पौंचर्यु जैसी रचनाएं उनकी महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। स्वयंभू के बाद में नाम आता है पुष्पदंत का। पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहते हैं। पुष्पदंत ने भी रचनाएं महत्वपूर्ण रूप में लिखी है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहते हैं। इनका भी अक्सर पूछा जा सकता है। और उसके बाद में 12वीं शताब्दी में हुए हैं हेमचंद्र, जिनकी रचना है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, जो व्याकरण प्रधान है। और इस तरह से ये बड़े रचनाकार, इनके अलावा भी और कई रचनाएं हैं जैन साहित्य में जिन्हें पढ़ा जा सकता है, जिन्हें पूछा जा सकता है। जैन साहित्य में ये भी पूछा जाता है कैसा साहित्य हैं, राज साहित्य हैं, चरित काव्य हैं, चाचरी है, फागु है, इस तरह से जैन साहित्य लिखा गया है। ये उपदेश प्रदान है, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है। तो इस तरह से जैन साहित्य में इन जैन कवियों से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। और फिर हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य की। अगर सिद्ध साहित्य की बात करेंगे तो नाथ साहित्य को तुलनात्मक दृष्टि से हम देखेंगे। देखिए, सिद्धों का समय भी 8वीं से 13वीं शताब्दी और नाथों का समय भी 8वीं से 13वीं शताब्दी। इनका समय क्या है? 8वीं से 13वीं शताब्दी। नाथों का समय भी 8वीं से 13वीं शताब्दी। सिद्ध कहाँ हुए? सिद्ध पूर्वी भारत में हुए, असम, बंगाल, उड़ीसा, बिहार। और नाथ कहाँ हुए? आपके पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। इनका समय 8वीं से 13वीं शताब्दी, इनका भी समय वही। और सिद्ध जो है भेदभाव का, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। नाथ भी भेदभाव, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। गुरु को महत्व इन्होंने भी दिया और इन्होंने भी दिया है। अब तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो ये हैं कि सिद्ध ईश्वरवादी हैं, माफ करें, सिद्ध निरीश्वरवादी है, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। जबकि नाथ क्या है? ईश्वरवादी है। नाथ क्या है? ईश्वरवादी हैं। लेकिन ध्यान देना, ईश्वरवादी होते हुए निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते हैं, जबकि सिद्ध जो है ईश्वर में विश्वास करते ही नहीं। नाथ ईश्वर में विश्वास करते, लेकिन वे निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते हैं। सिद्धों ने गृहस्थ और संन्यास को सम्मान महत्व दिया है, लेकिन नाथ गृहस्थ जीवन की उपेक्षा करते हैं, सन्यासी जीवन में विश्वास करते हैं। सिद्ध भोग प्रधान योग पर बल देते हैं और नाथ हठ योग पर बल देते हैं। तो ये उनका तुलनात्मक दृष्टि से। और फिर इसके बाद में पूछा जा सकता है सिद्धों के संबंध में, सिद्ध संख्या में कितने थे? 84 थे। और प्रत्येक के नाम के पीछे प्राय पा लगता है। इन 84 सिद्धों में 4 योगिनियाँ थी। तो ये सिद्ध जो है 84 संख्या में माने गए। इनमें 3-4 महत्वपूर्ण हैं। सरपा है, सबरपा है, लुइपा है, कर्णपा है। तो इनके संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। सरपा का समय क्या है? और सरपा के संबंध में आलोचकों की टिप्पणियां पूछी जा सकती है। सरपा के अन्य नाम क्या है? सरपा की रचनाओं के संबंध में पूछा जा सकता है। तो सरपा को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। सरपा किस विश्वविद्यालय से संबंध थे? नालंदा विश्वविद्यालय से संबंध थे। सबरपा विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंध थे। और लुइपा मगध विश्वविद्यालय से संबंध है। और इनमें सबसे बड़े विद्वान जो माने गए हैं कर्णपा माने गए हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिद्ध साहित्य में ध्यान देना, 4-5 चीज़ें जो पूछी जाती है अक्सर, वो कौन कौन सी? एक तो है आपकी संधा भाषा। संधा भाषा से क्या तात्पर्य है? अंतस साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रत्येक भाषा को संधा भाषा कहा गया है। उसके बाद में सिद्ध साहित्य में चर्या गीत के संबंध में पूछा जाता है। चर्या गीत क्या है? यानी धार्मिक अनुष्ठान को लेकर जो गीत लिखे गए उन्हें चर्या गीत कहा गया है, क्योंकि सिद्ध साहित्य जो है चतुष्पदीय कड़वक शैली में लिखा गया है। तो चर्या गीत भी पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद में सिद्ध साहित्य में निरात्म्यवाद का भी पूछा जा सकता है। निरात्म्यवाद क्या है? निरात्म्यवाद से तात्पर्य विज्ञानवाद, यानी आत्मा के अस्तित्व को ये स्वीकार नहीं करते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए तांत्रिक वामाचार का रास्ता अपनाते हैं, जिनमें पंचमकार की बात की गई है। पंचमकार की बात की गई है। और आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में
पंच बिड़ाल की भी बात की है। तो इस तरह से सिद्ध साहित्य में 4-5 जो मोटी बातें हैं, संध्या भाषा, चर्या गीत, निरात्म्यवाद, पंचमकार, पंच बिड़ाल, इनको लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। सिद्धों की रचनाओं को लेकर पूछा जा सकता है, किसी सिद्ध के संबंध में टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो इस तरह से आप अपना तैयार करेंगे। और फिर नाथों का हमने तुलनात्मक दृष्टि से देख ही लिया, लेकिन नाथों में सबसे प्रमुख जो है वो है गोरखनाथ। जैसे सिद्धों की संख्या 84 है, वैसे नाथों की संख्या 9 है, लेकिन इन 9 नाथों में सबसे प्रमुख है गोरखनाथ। तो गोरखनाथ को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, गोरखनाथ की रचनाओं को लेकर के, गोरखनाथ के समय को लेकर के। देखिए, गोरखनाथ के संबंध में अलग अलग मत मिलते हैं। कई आलोचक 9वीं शताब्दी बताते हैं, कुछ आलोचक 10वीं 11वीं बताते हैं, कुछ 11वीं बताते हैं, कुछ 13वीं बताते हैं। आपके राहुल सांकृत्यायन की बात करते हैं तो वह 845 या 9वीं शताब्दी बताते हैं। कुछ आलोचक 10वीं 11वीं शताब्दी बताते हैं, आचार्य द्विवेदी, बच्चन सिंह। कुछ आलोचक जो है 11वीं शताब्दी बताते हैं, और उनमें प्रमुख है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 1930 ईस्वी में गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ के साहित्य का संपादन किया है और इन पर सर्वाधिक काम किया है। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने ही गोरखनाथ की 40 रचनाएं बताई है। उनमें से वो कहते हैं कि 14 रचनाएं प्रामाणिक हैं और उनमें से कोई भी रचना पूछी जा सकती हैं। और आचार्य शुक्ल की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें तो वे गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी बताते हैं। तो गोरखनाथ को लेकर के, समय को लेकर के पूछा जा सकता है। मिश्र बंधु गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ को शंकराचार्य के बाद सबसे बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति मानते हैं। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम पूछा जा सकता है, कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। तो गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ध्यान दें। और गोरखनाथ जो है महत्वपूर्ण, इनकी भी भाषा क्या है? सिद्धों की भाषा अपभ्रंश और नाथों की भाषा भी अपभ्रंश है। तो भाषा इनकी एक है, समय भी इनका एक है, लगभग 8वीं से 13वीं शताब्दी। और सिद्ध 84 थे, नाथ 9 थे, लेकिन 9 नाथों में भी 4 नाथ थे जिनका सिद्ध साहित्य में भी उल्लेख मिलता है। अब इसका हम व्यापक जो रूप ले रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म पूरे नाथ साहित्य को अलग से किसी कक्षा में लेंगे। अब हम बात करते हैं रासो साहित्य की। अगर रासो साहित्य को देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को स्मरण करना होगा, क्योंकि उन्होंने आदिकाल को रासो साहित्य की प्रधानता के आधार पर ही वीर गाथा काल कहा है। यानी वीर रसपूर्ण रचनाएं जो प्रबंध रूप में लिखी गई है, वे इसमें रासों को आधार बनाते हैं और इस आधार पर हिंदी साहित्य के आदिकाल को भी वीर गाथा काल कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने रासो साहित्य को आधार बनाया आदिकाल में, और जो नाम दिया वीर गाथा काल, वो कहते हैं कि 12 रचनाओं के आधार पर मैंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। उन 12 रचनाओं में 4 रचनाएं अपभ्रंश में लिखी गई है। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित वीर गाथा काल नामकरण के पीछे जो 12 रचनाएं हैं, उनमें कितनी अपभ्रंश में है? 4 अपभ्रंश में है। 4 अपभ्रंश में कौन सी है? हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। और शेष 8 रचनाएं जो है देश भाषा काव्य की है। 8 रचनाएं देश भाषा काव्य की है, और उनमें रासो नाम से 6 है, जिनमें विजयपाल रासो और हमीर रासो ऊपर गए। शेष 4 रासो ग्रंथ, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। इन चारों के अलावा खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली और भट्ट केदार का जयचंद प्रकाश, मधुकर कवि का जय मयंक जस चंद्रिका। तो ये 8 रचनाएं देश भाषा काव्य की मानी गई है। तो इनको लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और फिर रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ अलग से पूछी जाती है। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ अलग है, रासो काव्य की प्रवृत्तियाँ अलग है। रासो काव्य में आपके इतिहास कल्पना का योग है, राजाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, और साथ साथ में युद्धों का सजीव चित्रण है, और संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना, या हम कहें व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव है, क्योंकि उसमें भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और वे
राजा आपस में जो है लड़ते थे। तो इस तरह से राजस्व साहित्य की अलग से प्रवृत्तियाँ भी पूछी जा सकती है, ध्यान से उसका जो है अध्ययन करें। अब राजस्व साहित्य में जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें हम सबसे पहले लेते हैं पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो से संबंधित जो सवाल बनते हैं ये 2-3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो है कि पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण निकले, या पृथ्वीराज रासो के कितने रूपांतरण निकले। पृथ्वीराज रासो संस्करण या रूपांतरण, ये प्रश्न पूछा जाता है। 4 संस्करण, कहीं कभी रूपांतरण भी नाम दे देते हैं, कहीं संस्करण। बृहद संस्करण जिसमें 16,306 छंद है, और मध्यम संस्करण जिसमें 7,000 छंदों का प्रयोग हुआ है। लघु संस्करण जिसमें 3,500 छंदों का प्रयोग हुआ है, और लघुत्तम संस्करण जिसमें 1,300 छंदों का प्रयोग हुआ है। और फिर पृथ्वीराज रासो से संबंधित जो बड़ा सवाल आता है वो है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले कौन हैं, अप्रामाणिक कौन मानते हैं, और अर्ध प्रमाणिक कौन मानते हैं। एक और भी सवाल बनता है कि रासो के मुक्तक रूप को प्रामाणिक कौन मानता है। तो ये सवाल जो पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छी तरह से तैयार करें। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया था डॉक्टर बूलर ने। उन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक रचना उन्हें कश्मीर में मिली, उस रचना के आधार पर उन्हें लगा कि पृथ्वीराज रासो जो है प्रामाणिक नहीं है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहते हैं, और चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहते हैं, लेकिन वे पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। तो प्रामाणिक मानने वालों का समूह, अप्रामाणिक मानने वालों का समूह, और आचार्य द्विवेदी जैसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, उसमें सुख की संवाद को महत्वपूर्ण मानते हैं। चाहे वो सुनीति कुमार चटर्जी हो, मुनिजिन विजय हो, तो अर्ध प्रमाणिक मानने वालों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या मुक्तक रूप को प्रमाणिक किसने माना, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान से जो है पृथ्वीराज रासो का आप देखें। फिर पृथ्वीराज रासो से सामान्य जो प्रश्न बनते हैं कि पृथ्वीराज रासो में कुल कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, या इसमें कुल कितने समय हैं, 69 समय हैं। जैसे चंद्र बरदाई लिखना शुरू करते, लेकिन अंतिम 10 समय जो है उनके पुत्र जलहन ने लिखे हैं। इस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान दें, वीर रस प्रधान ये रचना है, लेकिन वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी पूर्ण रूप से जो है वर्णन हुआ है। डिंगल पिंगल शैली में रासो ग्रंथ लिखे गए हैं। आपको बता दें डिंगल क्या है। मोटे रूप में अपभ्रंश के साथ जब राजस्थानी मिलती है तो वो डिंगल शैली होती है, और डिंगल शैली वीर रसपूर्ण है, और अपभ्रंश के साथ ब्रिज मिलती है तो वो पिंगल शैली होती है, और पिंगल जो है श्रृंगार रसपूर्ण रचना है। तो पृथ्वीराज रासो के अलावा आपके जो विशल्यव रासो है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विशल्यव रासो में नायिका कौन है, या विशल्यव रासो कितने खंडों में लिखा गया है। राजमती विशल्यव रासो की नायिका, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, और ये 4 खंडों में है, और इस तरह से अंदर से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आपके विशल्यव रासो के बाद में आपके परमाल रासो से संबंधित पंक्तियाँ पूछी जाती है अक्सर, और हमीर रासो से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। विजयपाल रासो से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो रासो ग्रंथों में अंदर से पात्रों को लेकर या उक्तियाँ या कोई प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। ध्यान दें, नेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें रचनाओं का जो है मेल पूछा जाता है। और राजस्थान लोकसेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती है उनमें अक्सर टिप्पणियां पूछी जाती हैं, और किसी रचनाकार को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। और रासो साहित्य के बाद में हम बात करते हैं लोक साहित्य की। लोक साहित्य की बात करें तो लोक साहित्य में 2-3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो नाम लेंगे अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो के संबंध में जो सवाल बनते हैं वो है कि अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किया है। आचार्य शुक्ल कहते हैं अमीर खुसरो के संबंध में, शुक्ल कहते हैं अमीर खुसरो की कविता का लक्ष्य था जनता का मनोरंजन करना। इस तरह से अमीर खुसरो के संबंध में। और अमीर खुसरो फारसी में सुंदर लिखते थे। फारसी काव्य लालित्य के कारण अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदी की तूती कहा है।
यानी हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी पट्टी में, फारसी में इतना उत्कृष्ट लेखन किसी का नहीं था, अमीर खुसरो का था। तो ये स्वयं को हिंदी की तूती कहते हैं। फिर अमीर खुसरो के गुरु कौन हैं, उनका समय, उन्होंने 11 शासकों का शासन देखा, 3 राजवंशों को देखा, उन्हें अमीर की उपाधि किसने दी, और इन्हें जो है जलालुद्दीन ने क्या उपाधि दी, अलाउद्दीन ने क्या उपाधि दी, और उसके बाद में अमीर खुसरो की रचनाओं को लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान देना, अमीर खुसरो भी महत्वपूर्ण है। और फिर हम लोक साहित्य में अमीर खुसरो के बाद बात करते हैं ढोला मारूरा दोहा की, जो राजस्थानी में लिखा गया है। ढोला मारूरा दोहा मूल रूप में मुक्तक रूप में लिखा गया है, दोहा छंद में। कवि कल्लोल ने लिखा है 11वीं-12वीं शताब्दी, और फिर 17वीं 18वीं शताब्दी में कवि कुशललाभ ने इसे प्रबंध रूप दिया है। तो ढोला मारूरा दोहा भी महत्वपूर्ण है। इसमें ढोला की उम्र कितनी थी, और फिर इसमें किस पशु का चित्रण हुआ है, ऊंट का विशेष रूप से चित्रण हुआ है। तो इस तरह से ढोला मारूरा दोहा से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर बाद में लोक साहित्य में आप विद्यापति को देखते हैं। विद्यापति की पदावली जो है महत्वपूर्ण रचना है। विद्यापति की पदावली के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि आजकल आध्यात्मिकता के चश्मे सस्ते हो गए। जिस तरह गीत गोविंद के पदों को लोग आध्यात्मिक कह रहे हैं, उसी तरह पदावली के इन पदों को भी आध्यात्मिक रूप में देखने लगे हैं। तो यहाँ इसके पीछे पिछली बार प्रश्न पूछा था कि आचार्य शुक्ल का मंतव्य क्या है इस कथन के पीछे। यानी शुक्ल कहना चाहते हैं कि वो रचना श्रृंगारिक है। विद्यापति ने पदावली में पद का प्रयोग किया है। इस रूप में हिंदी में पद शैली के प्रवर्तक विद्यापति माने जाते हैं। विद्यापति ने पदावली मैथिली भाषा में लिखी है, और पदावली को लेकर के बहुत से आलोचकों ने टिप्पणियाँ की है। कईयों ने श्रृंगारिक बताया है, कईयों ने आध्यात्मिक बताया है। तो उनके मत पूछे जा सकते हैं कि इसमें जो है किस आलोचक ने क्या कहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में बात करते हैं लोक साहित्य में आपके एक रचना है बसंत विलास, जो केशवलाल हरसाद राय ध्रुव द्वारा संपादित है। ये भी रचना महत्वपूर्ण है, और इसके संपादक के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं गद्य साहित्य की। गद्य साहित्य की बात करें तो गद्य साहित्य में 2-3 रचनाएं मिलती है। एक है रोडा कृत राउलवेल, ये 10वीं शताब्दी में लिखा गया है, और रोडा कृत राउलवेल शिलांकित कृति है, शिला पर अंकित है, और इसमें 7 बोलियों का प्रयोग हुआ है, राजस्थानी प्रधान है। यह पहली ऐसी रचना है जिसे हम चंपू काव्य कहते हैं, यानी गद्य पद्य का प्रयोग हुआ है, और यह नखशिख वर्णन की भी पहली रचना बताई जाती है। तो इस तरह से इसमें राहुल नायिका है। इस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दें, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका स्वरूप कैसा टेढ़ा हो गया। इसमें आपके प्रश्न होगा, उसमें 4 होंगे कि कौन सा असंगत है। तो इस तरह से इसको तैयार करना है। फिर आपके दामोदर का उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसमें बनारस की संस्कृति चित्रित है, और इस तरह से आपके ज्योतिरेश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर भी महत्वपूर्ण है, जो शब्दकोश प्रदान है। तो इस तरह से आपके गद्य साहित्य में ये रचनाएं 2-3 महत्वपूर्ण हैं। अब आपको हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को विविधता का साहित्य कहा गया है। और विविधता का साहित्य क्यों कहा गया? क्योंकि जैन साहित्य लिखा गया, सिद्ध साहित्य लिखा गया, नाथ साहित्य लिखा गया। हालांकि आचार्य शुक्ल सिद्ध और नाथ को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखते हैं, सांप्रदायिक मानते हैं। जैनों के साथ भी वो ऐसा ही मत रखते हैं। इसलिए आचार्य शुक्ल रासो साहित्य को प्रधान बनाते हुए इसे वीर गाथा का नाम देते हैं। तो पुनः जैन सिद्ध नाथ साहित्य के साथ रासो साहित्य, लोक साहित्य और गद्य साहित्य लिखा गया। इसलिए आदिकाल के साहित्य को विविधता का साहित्य कहते हैं। और इनमें क्या महत्वपूर्ण है, प्रमुख रचनाकार कौन है, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, अध्ययन हम जो है आगामी कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BL धंदे को सब्सक्राइब करें, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। और आगामी कक्षाएं जो हिंदी साहित्य से संबंधित होगी वे आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।